तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हम सल्तनत काल, और सल्तनत काल में पढ़ रहे हैं हम लोग तुगलक वंश। और तुगलक वंश में क्या पढ़ रहे हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, अच्छा, तुगलक वंश में जब हम लोग पढ़ते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक, महमूद तुगलक को आमतौर पर स्किप कर देते हैं। ज़्यादातर पढ़ते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक भी जब हम पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हम पढ़ते हैं उसकी जो योजनाएँ थीं। इसके अलावा कर्तव्य से हम इतिश्री कर देते हैं और कहते हैं हमारी तैयारी बड़ी अच्छी हुई ना, है ना। सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा। गयासुद्दीन तुगलक भी पढ़ना पड़ेगा, और मोहम्मद बिन तुगलक जब हमें पढ़ना तो उसके नए सुधार या नई योजनाओं के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है ना। आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के साथ उनके त्यौहार सार्वजनिक रूप से मिलाए, यानी कि आम जनता के साथ मिलकर के हिंदुओं के त्यौहार मनाए, है ना। वो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने जैन संत जिनप्रभा सूरी से मित्रता की, ये जैनों से मित्रता की। वो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसके समय में तुर्कों के अलावा जो गैर तुर्क थे मुस्लिम, उनको भी, और जो हिंदू थे उनको भी सेना और प्रशासन में ऊंचे पद दिए गए। वो ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने ये कहा कि भाई सेना और प्रशासन में ऊंचे पदों पर केवल कुलीन लोगों का ही बोलबाला नहीं होगा, अगर योग्य है और अकुलीन है तो वो भी आएगा। वो पहला ऐसा सुल्तान था जिसने लगभग पूरे भारत पर राज किया। सम्राट अशोक के बाद, आप ध्यान रहे कि सम्राट अशोक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा राजा था जिसने पूरे भारत पर राज किया। हालांकि उसका राज स्थायी न रह सका। तो इसी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के सेशन में हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मेरा ये तरीका ये है कि मैंने आपको गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कहानी के रूप में। उसके बाद इनसे जो रिलेटेड नोट्स हैं वो एक एक करके आपसे बाद में डिस्कस भी करूंगा और लिखाऊंगा भी, ठीक है। तो चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक सन 1325 में सुल्तान बना। इस पर आरोप लगाया जाता है कि इसने अपने पिता की हत्या की, इनडायरेक्टली अपने पिता की हत्या की। खैर, वो अब इतिहास के गर्त में है। वो जो लकड़ी का महल इसने अपने पिता के लिए बनवाया था वो जानबूझकर गिरा या अनजाने में कोई चूक हो गई जिसकी वजह से वो गिर गया। खैर, जो भी है, गयासुद्दीन तुगलक के मौत के बाद ये सुल्तान बनता है सन 1325 में। इसके बचपन का नाम था जूना खां, और गयासुद्दीन तुगलक इसे प्यार से कहता था उल्गू। जब ये सुल्तान बना तो इसने टाइटल लिया जब ये सुल्तान बना तो इसने टाइटल लिया मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, ये मोहम्मद बिन तुगलक जब सुल्तान बना तो आपको पता है जब ये प्रिंस था राजकुमारी के समय में ही इसने नर्मदा के पार उड़ीसा और बारंगल मतलब आज का तेलंगाना, इन दोनों को सल्तनत में मिला लिया था। जब ये राजकुमार से अब जब सुल्तान बनता है, अच्छा, इसका जो समय था ना, मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय था, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, इनके प्रयासों से हमारे यहाँ जो मंगोल हमले होते थे, ऐसा नहीं कि मंगोल हमले बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, लेकिन जो मंगोल हमले हुए एक तो कम हुए, और दूसरा जो मंगोलों की जो मेन आर्मी या मेन फोर्स होती थी या सबसे ताकतवर आर्मी या सबसे ताकतवर फोर्स होती थी, उसने हमारे यहाँ हमले नहीं किए। ये इमरान अनीस कहाँ गए? आज चले जाइए। तो उसने हमारे यहाँ हमले नहीं किए। जो मंगोलों के जो दोयम दर्जे के जो कमांडर थे उनके आमतौर पर हमले यहाँ पर हुए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे ताकतवर जो मंगोल हमला हुआ है वो तारमाशिरीन का हुआ, उसकी बात अभी करेंगे बाद में, ठीक है ना। खैर, तो इसने लगभग पूरे भारत को मिला लिया। इसके समय में दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा कुल 23 प्रांत थे। इसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 23 प्रांत थे। अच्छा, एक चीज़ आपने और सुनी होगी, इक्ता सिस्टम किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। जो आज के स्टेट या प्रोविंस या राज्य जिन्हें आप कहते हो, उस समय में वो कहलाते थे इक्ता। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तों को किस में बांटा? शिकों में। और शिकों को किस में बांटा? परगनों में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये प्रशासन में ये जो डिवीज़न है या विभाजन है पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था। बड़े बड़े इक्ते बन चुके थे। इक्ता मतलब उस समय के स्टेट। इक्तों में बड़े बड़े ज़िले बन चुके थे यानी कि शिक, और शिकों में बड़ी बड़ी तहसीलें यानी कि परगने बन चुके थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। बाद में यही शेरशाह से होते हुए अकबर के समय बन गए थे सूबे। उस समय के जो इक्ते थे अकबर के समय में यही कहलाए थे सूबे। खैर, तो इसने प्रशासन को फिर से रिबिल्ड किया, रीऑर्गेनाइज किया। आगे चल के इसके समय में सबसे ज़्यादा 23 प्रांत या 23 इक्ते हो चुके थे। सबसे विशाल साम्राज्य इसका था। इसने दक्षिण भारत में वारंगल यानी कि तेलंगाना, मावर यानी कोरोमंडल समझते हैं ना। कोरोमंडल कहाँ है बेटा? ये देखो, ये इलाका जो है ना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का, ये जो इलाका है दक्षिण पश्चिमी भारत का, ये कहलाता है कोरोमंडल। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने एम्पायर में मिलाया था।
और जो कोरोमंडल में जो रियासत थी उसका नाम था मावर। इसके अलावा तमिलनाडु में मदुरै, मदुरै पता है कहाँ, यहाँ कहीं है मदुरै, इस जगह पर, यहाँ पर कहीं मदुरै रियासत को इसने मिलाया। इसके अलावा कर्नाटक में जो द्वार समुद्र है उसको भी मिलाया, कर्नाटक में द्वार समुद्र को भी उसने अपने रियासत में मिलाया। एक पांड्य वंश होता है, कौन सा वंश, पांड्य वंश, केरल में था, केरल में मालाबार, आपको पता ना मालाबार तट यहाँ केरल में है ये, यहाँ पर जो थे राजा थे पांड्य जाति के लोग थे यहाँ पर। तो इस राजा को हरा तो दिया गया था, लेकिन इस रियासत पर एमबीटी पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया था। लूट मार तो खूब हुई, राजा ने अधीनता नहीं मानी, राजा भाग गया और उसने फिर से यहाँ पर बगावत करनी शुरू कर दी थी। सवाल भी आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत में किस राजवंश को नहीं मिला पाया, पांड्य राजवंश को नहीं मिला पाया। और सवाल यहाँ भी आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का दक्षिण भारत में सबसे सफल मिशन कौन सा था, पांड्य, क्योंकि पैसे के नज़रिए से लूट में माल यहाँ पर खूब मिला था। खैर जो भी है, तो आप देख रहे हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा भारत, बंगाल से लेकर गुजरात तक, और इधर कश्मीर इसके कब्जे में नहीं था, लेकिन जो आज की जो कुमाऊं गढ़वाल की पहाड़ियां हैं ना, उसके बाद शुरू करके तराई भावर का इलाका, ये कौन सा इलाका, तराई भावर का इलाका, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा इलाका इसके कब्जे में था। और सल्तनत की सीमा को सिंधु नदी तक कौन पहुँचा चुका था, आप बताएंगे? अच्छा, आप लोग जो कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताइएगा। एक बार पॉज कर दें, मैं इनको बता देता हूँ। आप लोग रुकिए, सल्तनत की सीमा को सबसे पहली बार सिंधु नदी तक किसने पहुँचाया, आपने कमेंट करके बताना। हाँ भाई, आप लोग बताओ। हाँ, एक मिनट, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाएँ। तो अब चलिए खैर आगे चलते हैं। तो एमबीटी के बारे में बहुत सी बातें होती रहेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो चर्चित, तो मैं नहीं कहूँगा, कुख्यात योजनाएं। ये होता है ना, एक तो ख्याति और उसका विलोम क्या हो गया, कुख्याति, है ना। कुख्याति माने बदनाम, जिन योजनाओं के लिए बदनाम रहा, ये जिन कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा बदनाम रहा, जिन कामों की वजह से इसे कहा गया पागल बादशाह, इसे पागल बादशाह भी कहा गया, इसे धनवानों का राजकुमार भी कहा गया, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, 1325-27 में इसने क्या किया, दोआब में लगान को बढ़ाया। दोआब कहाँ हुआ, देखिए दिल्ली कहाँ है, ये रहा आपका दिल्ली। दिल्ली किस नदी के किनारे पे है, यमुना के, है ना। यमुना जी यहाँ से उत्तराखंड में, यहाँ से निकल करके दिल्ली किनारे होती हुई, और यहाँ प्रयागराज में किससे मिलती है, गंगा जी से। इसी के आसपास से गंगा जी निकल रही है, और ये आपका गंगा जी यहाँ पर होती हुई ये आपका बिहार बंगाल होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है ना। तो ये जो इलाका है गंगा और यमुना के बीच का, इसे कहा जाता है एक्चुअली दोआब। उत्तर भारत में जो दोआब कहा जाता है, इसको कहा जाता है दोआब या गंगा यमुना का दोआब। इस इलाके में उसने जो है उपज को बढ़ाने के लिए कुछ नए प्रयोग किए। नए प्रयोगों में क्या था, उपज को बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने अभी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताया था ना, कि गयासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने बजाय इसके कि लगान की दरें बढ़ाई जाए, ये कोशिश ये की कि उपज को किस तरह से बढ़ाया जाए। इसने क्या किया, इस इलाके में, यहाँ पर आजकल एक शब्द आता है ना, कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहयोगी कृषि या सहभागी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग। आजकल की सरकारें कहती हैं अभी कोऑपरेटिव कृषि को बढ़ावा दिया जाए। उस दौर में इसने कहा था कोऑपरेटिव कृषि। वो कोऑपरेटिव कृषि किस तरह की थी, आप ये देखें, इसने एक नया डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था अमीर कोही, दीवाने कोही। नया कृषि विभाग था, इसका नाम था दीवाने कोही। इस विभाग के अध्यक्ष को कहा गया था अमीर कोही। अब दीवाने कोही या अमीर कोही को जिम्मेदारी दी गई कि भाई मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ उसको आप एग्जीक्यूट करो, उसको जो है लागू करो। इस प्लानिंग में क्या किया गया कि ये जो एरिया है गंगा यमुना के बीच का या दोआब का जो इलाका है, इसको, ये करीब 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। कितने हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। इसको 100 गुणा 100 किलोमीटर के 100 गुणा 100 किलोमीटर के अलग अलग प्लाट्स में बांटा गया। या आप इसको ही भूल जाओ, इसको कहो कि इस एरिया को अलग अलग प्लाट्स में बांटा गया, अलग अलग प्लाट्स में बांटा गया। ठीक है साहब, अलग अलग चक या अलग अलग प्लाट्स में बांटा गया। अब ये जो दीवाने कोही है, इसके नीचे और बहुत सारे अधिकारी अपॉइंट किए गए। एक प्लाट या एक टुकड़े के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। उसकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर आप जो है क्रॉप डाइवर्सिटी, हिंदी में इसको कहते हैं कृषि विविधीकरण या फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिटी, उसको बढ़ावा देगो। अच्छा, जैसे अभी आप देख रहे हो, अब तो खैर गेहूं की फसल कट गई, लेकिन अगर पकती फसल पे ओला पड़ जाता या फसल में जब बाली आ रही है उससे पहले तेज़ आंधी तूफान आ जाते, फसल तो नष्ट हो जाती ना। अब क्या करें,
मान लीजिए आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है, उस 10 एकड़ ज़मीन में आपने चार एकड़ जो है गेहूँ बो रखा है, 4 एकड़ आपने गेहूँ बो रखा है, 2 एकड़ आपने मेंथा बो दिया, 3 एकड़ आपने गन्ना बो दिया, इसी के साथ साथ कुछ दलहन या तिलहन भी आपने उसमें बो दी, लाई सरसों वगैरह भी आपने उसमें बो दी। तो अगर कोई किसी कीड़े का या किसी महामारी का असर आता है या कोई आपदा आती है, तो आपकी एक फसल अगर नष्ट होती है, दूसरी फसल आपको संभाल लेगी। इसीलिए सरकारें अक्सर कहती हैं कि तरह तरह की फसलों को आप उगाओ। तरह तरह की फसलों को उगाने से एक तो है कि फसल की जो भूमि की ज़मीन की जो पैदावार है ना, ज़मीन की जो जान है वो बनी रहती है। इसके अलावा अगर एक फसल के दाम कम मिल रहे हैं तो दूसरी फसल के ज़्यादा आपको मिल सकते हैं, है ना। उसमें जो है रिस्क की गुंजाइश कम रहती है और इनकम की गुंजाइश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो उसने कहा साहब जो परंपरागत फसलें हैं, परंपरागत फसलें कौन सी? धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का। ऐसा नहीं है कि इनको ना उगाया जाए, इनको भी उगाया जाए, लेकिन इनकी जगह कुछ दूसरी फसलों को बढ़ावा दिया जाए। वो थी नकदी फसलें। नकदी फसल क्या होती है? जिसको आप स्टोर नहीं करते, जिसको आप स्टोर नहीं करते, जैसे ही फसल की पैदावार होती है आप उसको तुरंत बेच देते हैं। और ये नकदी फसलें या कैश क्रॉप्स जो होती हैं, आमतौर पर इनके जो दाम होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तरबूज को क्या स्टोर रखा जाता? नहीं रखा जाता ना। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, इनको इधर से उगाओ और इधर इनकी फसल काटो और तुरंत बेच दो। गन्ना, मसाले, है ना, नील है, इनको इधर उगाओ और तुरंत इनको बाज़ार में बेच दो। एकदम से इनका कैश मिल जाएगा आपको और आमतौर पर दूसरी फसलों की तुलना में ये थोड़ी सी महंगी बिकती हैं। इनको हम कहते हैं नकदी फसलें। सुल्तान की जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि आम जो जनता, आम किसान है, उसकी इनकम भी बढ़े और साथ ही साथ सुल्तान की यानी कि राज्य की आय भी बढ़े। उसने कहा यार परंपरागत रूप से धान, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, मक्का एक तरह से निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि का मतलब गुजारे लायक जो खेती हो रही है वही चल रहा है। ना तो किसान को ज़्यादा फायदा हो रहा है और ना सुल्तान को ज़्यादा आय हो रही है ना। क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने क्या शुरू कर दिया था? जितनी उपज हो उसी हिसाब से आप लगान ले लो। इसलिए कभी तरह तरह की फसलें बो, कैश क्रॉप्स हो, नई तरह की फसलें बो जिनके दाम भी ज़्यादा होते हैं, जिनके दाम ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा दाम वाली फसलें होंगी, किसान को भी इनकम होगी और सुल्तान को भी इनकम होगी। वाह भी वाह, सोच तो बड़ी अच्छी है ना। अच्छा, इसके लिए इसने क्या किया कि ये इलाका चुना, इस प्रयोग के इसने ये इलाका चुना, दिल्ली और दिल्ली के आसपास का गंगा और यमुना के बीच का इलाका, इसे आप कहते हैं दोआब का इलाका। और इसमें इसने जैसे कि पोस्त, अफीम, पोस्त यानी कि अफीम, इसके अलावा नील, गन्ना, रेशम, कपास, इस तरह की जो कैश क्रॉप्स हैं, इनको बोने का फरमान या आदेश जारी कर दिया। अब भाई पता है इसमें साहब ये ऐसी फसलें हैं जो है सिंचाई खूब मांगती हैं, वर्षा पर डिपेंड ये नहीं रह सकती, सिंचाई खूब मांगती हैं। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, सिंचाई की व्यवस्था सुल्तान खुद करेगा। साहब इसके लिए बीज कहाँ से आएंगे? सुल्तान की व्यवस्था करेगा। साहब ये इतना बड़ा इलाका है, जंगल का इलाका, इसको जोता हुआ कैसे जाएगा? चलिए साहब, सुल्तान आपको अच्छी किस्म के हल और बैल देगा। तो यहाँ पर एक शब्द आता है तकाबी और सोंधार। तकाबी और सोंधार। सुल्तान ने क्या किया कि ये जो डिपार्टमेंट है किसी विभाग, दीवाने को ही, इसको बहुत सारा पैसा दिया। उसने कहा इस पैसे को आप यहाँ पर किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। किस लिए? जिसको नाम दिया गया तकाबी और सोंधार। ऐसा गिफ्ट नहीं था ये, लेके भूल जाने वाला नहीं था। आपको ये लोन देना है आसान किस्तों में और कम से कम ब्याज पे। आसान किस्तों में और कम से कम ब्याज पर ही आपको लोन दिया गया। किनको? किसानों को। किसने देना था? इसने देना था। ये अपने नीचे से अधिकारियों को देगा और आगे ये योजना जो है आगे चलती जाएगी। जैसे आजकल चल रहा है ना स्टैंड अप योजना और स्टार्टअप योजना, उसमें नए स्टार्टअप आप या नया कारखाना, नया एंटरप्राइज आप खोलना चाह रहे हो तो सरकार आसानी से आपको लोन दे रही है और ब्याज भी कम ले रही है आपसे। खैर, पैसा दिया गया किसके रूप में? तकाबी और सोंधार के रूप में। अब किसानों से कहा गया कि इस पैसे से आप जो हैं कुएँ खुदवाएंगे, तालाब खुदवाएंगे, नहरें खुदवाएंगे, अच्छी किस्म के हल बैल और बीज लेंगे, फिर आप उसके बाद खेती करेंगे जिससे कि आपकी पैदावार बढ़े। चलिए साहब, सोच तो बड़ी अच्छी है, लेकिन जियाउद्दीन बर्नी जो कि उस समय का इतिहासकार है, वो कहता है वह सुल्तान अभागा था। क्या था? अभागा था सुल्तान। ना तो लोगों ने और ना ही उसके जो कर्मचारी थे उन्होंने इसका साथ दिया। किसका साथ दिया? सुल्तान का। कहने का मतलब क्या है कि जो सरकारी कर्मचारी थे उनको लोगों को लोन देने के लिए जो पैसा दिया गया, ज़्यादातर वो खा गए। अब किसानों को जो बचा खुचा पैसा मिला लोन के रूप में, उस पैसे से किसानों ने अच्छी किस्म के हल बैल या बीज लेने के बजाय उन्हें अपने समारोह में या खर्चों पे खर्च कर दिया। समझिए साहब। अब उस समय का इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि सुल्तान का इरादा नई नई किस्म की फसलें बोने का और एक बहुत बड़े इलाके को
काश्त के अधीन यानी खेती के अधीन लाना था। ज़मीनें बंजर पड़ी थी या जंगल के अधीन पड़ी थी या ज़मीनों में जंगल झाड़ियाँ थी, उनको साफ़ करना है और खेती की ज़मीन को, नई ज़मीन को तैयार करना है। काश्त के अधीन लाना मतलब ऐसी ज़मीन जिसमें खेती नहीं हो रही है उसको भी खेती के नीचे लाना है। बर्नी कहता है कि साहब ज़रा सा ज़मीन का हिस्सा भी काश्त के अधीन न लाया जा सका, यानी कि ज़रा सा भी टुकड़ा ऐसा नहीं था जो नया हो और जिसमें नई किस्म से खेती की गई हो। ज़रा सा भी ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा था नहीं जहाँ पर कोई नहर, तालाब या कुआं खोदा गया हो या वहाँ पर नए किस्म की खेती की गई हो। सारा पैसा कुछ कर्मचारी खा गए और कुछ किसान खुद खा गए। अब सुल्तान को नहीं पता कि ज़मीन पर एक्चुअली हो क्या रहा है। दूसरी बदकिस्मती कह लो या जल्दबाजी कह लो या बेवकूफ़ी कह लो कि उसने जो इलाके चुने, नए किस्म के जो इलाके चुने इस प्रयोग को करने के लिए, वो इलाके अनुपजाऊ निकले, वहाँ की ज़मीन जो है वो बंजर निकली। लो साहब कहते हैं ना, एक कोड़ और दूसरा उसमें खाज। अब सुल्तान ने कहा भाई मैंने यहाँ पर फसल पैदावार बढ़ाने के उपाय कर दिए हैं, तो अगली किस्त में सुल्तान ने क्या किया, 1-1.5 साल बाद ही आओ देखा ना ताओ देखा, यानी कि ना ऊँच देखा ना नीच देखा, ना आगा देखा ना पीछा देखा, यहाँ पर लगान की दर बढ़ाकर कर दी आधा, उपज का आधा। दोआब में कहते हैं ना, किसने दोआब में लगान वृद्धि कर दी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दी। वो लगान की दर बढ़ा के कर दी 1/2। लेकिन साहब लगान की दर तो आपने बढ़ा दी, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पड़ गया अकाल। क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। जो गेहूँ ज्वार बाजरा किसान बोता था वो भी यहाँ पर वो ना बो पाया, बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया। लेकिन सुल्तान ने इसकी तरफ को ध्यान नहीं दिया। उसने क्या, उसने ज़बरदस्ती लगान वसूलने का आदेश दे दिया। इससे लोगों ने बगावत कर दी। वो बगावत इतनी तगड़ी थी कि लोगों ने अपने पशुओं को जंगलों में छोड़ दिया, अपने खेतों में और घरों में आग लगा दी और हथियार उठा लिए और जंगल में लूट मार का पेशा शुरू कर दिया। इससे न केवल ये योजना फ्लॉप हुई, न केवल सुल्तान के ख़जाने से बहुत बड़ा पैसा गया, बल्कि सुल्तान की बदनामी भी यहाँ पर हो गई। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद उस जो प्रयोगवादी सुल्तान था उसने कहा भाई अब राजधानी जो है वो नहीं बनाएंगे, दूसरी राजधानी बनाएंगे। देखें लगभग पूरे भारत पर सुल्तान जो है कब्जा कर चुका है, मोहम्मद बिन तुगलक कब्जा कर चुका है। ये इलाका जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी, यहाँ से लेके दक्षिण भारत में यहाँ तक हर जगह पर उसका कब्जा हो गया था। राजधानी थी दिल्ली। उसने कहा ये जो नए इलाके जोड़े हैं यहाँ पर प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए सेना, सुल्तान और सुल्तान की जो सबसे मजबूत सेना है उसको यहाँ रहना चाहिए। सुल्तान के जो सबसे लायक अधिकारी हैं उनको यहाँ रहना चाहिए, ताकि इन इलाकों पर जो नए जीते हुए इलाके हैं उन पर जो है कंट्रोल प्रॉपर या बेहतर तरीके से हो जाए। ठीक है साहब, एक चीज़। दूसरा, सुल्तान बनने से पहले वो देवगिरी का सूबेदार या देवगिरी का इक़्तिदार था, यानी कि दक्षिण में उसने जो अपने नए इलाके जीते थे राजकुमारी के समय में, उन इलाकों का हेडक्वार्टर उसने बनाया था देवगिरी। देवगिरी है महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में। कहते हैं कि उसे देवगिरी से बहुत लगाव था या देवगिरी की आबो हवा से बहुत लगाव था, एक बात। दूसरा, उसकी सोच ये थी कि देवगिरी जो है वो पूरे साम्राज्य के सेंटर में है। इससे न केवल पूरे साम्राज्य पे बल्कि जो साउथ इंडिया में नए इलाके जीते गए हैं उन पर भी बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है साहब, ये सोच थी, ये कुछ पॉजिटिव सोच थी जिसके लिए वो मोटिवेट हुआ नई राजधानी दिल्ली के बजाय देवगिरी बनाने में। लेकिन यहीं पर कुछ इतिहासकार, जिसमें जियाउद्दीन बर्नी है, वो ये कहता है नहीं साहब ये बात हकीकत नहीं है, हकीकत जो है कुछ और है। वो ये है कि दिल्ली में अक्सर सुल्तान के खिलाफ साजिशें होती रहती हैं। इसके अलावा दिल्ली जो है ख़तरे की जद में रहता है। किसके? मंगोलों के हमले के ख़तरे की जद में रहता है। सुल्तान के खिलाफ यहाँ अक्सर साजिशें भी होती हैं। दिल्ली मंगोलों के हमले के ख़तरे की जद में भी रहता है। इसके अलावा दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में जितना दोहन हो सकता था, जितनी लूट खसोट हो सकती थी लगान या वो टैक्सेस के माध्यम से, हो चुकी है। अब सुल्तान नए इलाकों में जाना चाह रहा है। जियाउद्दीन बर्नी तो यहाँ तक लिखा है कि लोग जो हैं कागज़ों में या कपड़ों में गालियाँ लिख लिख करके उन्हें पत्थरों में बांध करके सुल्तान के महल में भेजते थे। इससे सुल्तान जो था बहुत नाराज़ रहता था। तो एक तरह से जियाउद्दीन बर्नी ये कहता है कि सुल्तान जो था दिल्ली के लोगों को पनिशमेंट या दंड देना चाह रहा था, इसलिए उसने सभी को आदेश दिया कि वे दिल्ली छोड़ो और देवगिरी चलो। ये जियाउद्दीन बर्नी की सोच है। इब्न बतूता ये कहता है कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, ये जो राजधानी परिवर्तन था लोगों की भलाई के लिए था, लोगों की भलाई के लिए था। ठीक है साहब, जो भी है, खैर हर इतिहासकार की अपनी अपनी सोच है। अब इसी पे हम बात करेंगे। बात क्या है कि भाई दिल्ली के लोगों को पनिशमेंट देना है कि देवगिरी चलो, लेकिन अगर पनिशमेंट देना होता तो देवगिरी जो है उसने इसे नए सिरे से आबाद किया, और जो मॉडर्न कल्चर के इंटरेस्ट है, यानी कि मस्जिद हो, मकतब हो, मदरसे हों, नए नए मस्जिद मकतब मदरसे उसने यहाँ बनाए। इसके अलावा बहुत सारे सूफ़ी संतों को भी उसने मोटिवेट किया कि आप देवगिरी में जाएं, यानी कि जो मुस्लिम वहाँ पर जाएं उनको ऐसा एहसास ना हो कि हम किसी और धर्म की दुनिया में आ गए हैं।
देवगिरी को सजाया गया, वहाँ पर महल भी बनाए गए। इसके अलावा दिल्ली से देवगिरी का जो रास्ता था उसको बेहतर किया गया और यहाँ पर जगह जगह पानी की, खाने की, दाने की और छाया की व्यवस्था भी की गई। तो उससे ये लगता है कि ऐसा तो नहीं था कि वो देवगिरी दिल्ली के लोगों को पनिशमेंट देना चाह रहा था। और यहाँ तक कि जब दिल्ली से जनता को पलायन का आदेश दिया गया देवगिरी के लिए, तो देवगिरी जाने वालों में सबसे पहले जो थी वो सुल्तान की माँ और उसका परिवार था। सुल्तान की माँ खुद और उसका जो परिवार था वो देवगिरी में गया। तो ऐसा लगता नहीं कि वो दिल्ली के लोगों को पनिशमेंट देना चाह रहा था। लेकिन ये बात तय है कि राजधानी में परिवर्तन हुआ, और राजधानी का जो परिवर्तन हुआ वो बेवकूफ़ी की तरह से और जल्दबाजी में हुआ। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को एक झटके में दिल्ली छोड़ने का हुक्म दिया गया। नंबर एक बात होना ये चाहिए था कि भाई जिसकी मर्जी है जाओ, जिसकी मर्जी है नहीं जाओ। देवगिरी को सजाया जाता इस तरह से, खुद लोग मोटिवेट होते देवगिरी आने के लिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया गया। सभी को आदेश दिया गया कि चलो। अब यात्रा का जो समय चुना गया वो गर्मी का, जून के महीने में दिल्ली से देवगिरी की यात्रा की गई। बहुत से लोग गर्मी में मारे गए, गर्मी में भूख प्यास से मारे गए। बहुत से लोग जब देवगिरी पहुंच गए, मुस्लिम लोग, अक्सर होता है ना, जैसे मान लीजिए मेरी जॉब लग जाए कहीं कश्मीर में, बड़ा तो घूमने के लिए तो बड़ा अच्छा है भाई, एक जगह से दूसरी जाना। अब जब मुझे लगा अब मुझे रिटायरमेंट तक पूरी ज़िंदगी यहीं गुजारनी है, अब मैं परेशान लगा। अब मुझे अपने खेत खलिहान, अपना घर, अपने कुत्ते बिल्ली, अपनी मेंढ मंडेरे, अपनी नहरें नालियाँ सब मुझे याद आने लगे, है ना। और फिर फिल्म काबुली वाला में वो गाना जो है ना, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, अब मुझे याद आने लगा, है ना। तो मैं क्या, अब मैं वहाँ गया और मैं डिप्रेशन का शिकार हो। किसका? जैसे ही हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं, ना नींद आ रही है, ना खाने पीने की चिंता है, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, बीमारी हम पे हावी हो जाती हैं, और रिजल्ट ठीक है ना, रिजल्ट क्या होता है। तो ऐसे ही हुआ। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि बहुत से लोग तो यात्रा में मारे गए और बहुत से लोग ऐसे थे जिनका देवगिरी में दम घुट गया और दम घुट के वो मर गए। ऐसा थोड़ी कि देवगिरी में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब उस माहौल में वो ना एडजस्ट हो पाए और गम में वो मर गए। अब के दिल्ली में मंगोलों का हमला हो रहा है पता है, और आपने सुल्तान ने दिल्ली को ऐसे ही छोड़ दिया। और अभी अभी साउथ में कब्जा किया है, वो कब्जा पूरी तरह से हुआ नहीं है, बगावतें हो रही हैं, लेकिन पूरा लाव लश्कर लेकर के देवगिरी में आ गए। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही राजधानी में परिवर्तन हुआ है, राजधानी दिल्ली से देवगिरी में आई है, साउथ इंडिया में एक के बाद एक बगावतें होने लगीं, और महज 1 साल के भीतर देवगिरी के अलावा पूरा दक्षिण भारत उसके हाथ से निकल गया। ऐसे में देखा कि जो राजधानी परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य था कि नए जीते इलाकों में बेहतर तरीके से कब्जा किया जाएगा, वही खत्म हो गया। अब इसने फिर से सभी लोगों को आदेश दिया कि भाई दिल्ली चलो, वापस दिल्ली चलो। तो कुछ लोग आने की यात्रा में मरे, कुछ देवगिरी में मर गए, और कुछ देवगिरी से वापस दिल्ली लौटने की यात्रा में मारे गए। इससे सुल्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई, बहुत ज़्यादा बदनामी हुई। लेकिन राजधानी परिवर्तन का एक फ़ायदा ये हुआ कि बहुत से लोग देवगिरी में रुक गए, बहुत सारे सूफी संत देवगिरी में रुक गए, और ये सूफी संत ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम के समानता के संदेश को दक्षिण भारत में फैलाया, दक्षिण भारत में इस्लाम धर्म को फैलाया, जिसका फ़ायदा बाद में दक्षिण भारत में जो अलग मुस्लिम रियासतें बनी उनको हुआ। ठीक है, तो साहब इसका राजधानी परिवर्तन का जो प्रयोग था वो भी फ्लॉप शो सिद्ध हुआ। इसके अलावा इसका एक और प्रयोग था जिसे हम कहते हैं टकसाल का प्रयोग। सन 1329 से 30 के बीच टकसाल का प्रयोग। टकसाल क्या? जहाँ पर नोट छपते हैं, सिक्के या पदक ढाले जाते हैं, है ना। टकसाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिंट, है ना। टकसाल समझ गए? जहाँ पर नए नोट छपते हैं या नए सिक्के ढाले जाते हैं। अब होता यह है कि सुल्तान ये चाह रहा था कि भाई कारोबार बढ़े। क्या बढ़े? कारोबार बढ़े। कारोबार अगर बढ़ेगा, कारोबार खेती किसानी बढ़े, दस्तकारी बढ़े, उद्योग धंधे बढ़े, कारोबार बढ़े, जिससे कि लोगों को इनकम हो। लोगों को इनकम होगी तो उनसे सुल्तान टैक्स लेगा, सुल्तान को भी इनकम होगी। तो सुल्तान ये चाह रहा था कि भाई आर्थिक तरक्की किस तरह से हो, अर्थव्यवस्था की तरक्की कैसे हो। उसने ये पाया कि जो कैश एक्सचेंज है बाज़ार में, लोग जो हैं कैश लेकर के कमा रहे हैं। उस समय क्या होता है, एक अर्थशास्त्र में एक शब्द आता है वस्तु विनिमय, लेन देन में वस्तु विनिमय, इंग्लिश में इसको कहते हैं गुड्स एक्सचेंज। पुराने ज़माने में वस्तु विनिमय हुआ करता था लेन देन में, आमतौर पर सिक्कों का चलन कम था। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा बुनने वाला है तो पूरे गांव को कपड़ा बुन बुन के दे रहा पूरे साल। अब जब फसल आएगी तो उसे अनाज मिल जाएगा उसके बदले में, कि भैया उसका साल भर का खाना चल जाएगा। कोई कपड़ा धोने वाला है, कोई जूता सिलने वाला है, कुम्हार है, लोहार है, तो ये लोग क्या करते थे, अपने आसपास के इलाकों की ज़रूरतें पूरे साल पूरा करते थे, और फसल के समय में इन्हें फसल मिल जाती थी। मेरे बचपन में देहात में मैंने डॉक्टरों को देखा है, देहात में डॉक्टरों को देखा है कि वो 6 महीने इलाज कर रहे हैं और 6 महीने बाद बोरियां लेकर के घर घर घूम रहे हैं, लाओ भाई हमारा पैसा हमें दे दो, हमारा पैसा हमें दे दो।
इससे ना जो व्यापार है उसमें रुकावट आती है। भाई सिंपल सी बात है, वो साल भर आपको सर्विस देगा, बदले में आपको अनाज मिल जाएगा। अब उसका जो माल है केवल उसके आसपास के गांव में बिक रहा, कितना अच्छा माल क्यों नहीं है, उसके आसपास के गांव में मिल रहा, बाहर के मार्केट में वो नहीं जा रहा, क्योंकि बाहर तक ना वो इतना माल ढो सकता और ना ही इतना अनाज वो यहाँ पर लेकर आ सकता है। अब लोगों के पास जो सिक्के थे सोने चांदी के, लोग उन्हें बाहर मार्केट में निकालते नहीं थे, उन्हें दबाए रखते थे, है ना। आज भी होता है ना, गड़ा हुआ खजाना मिल गया, तो वही तो गड़े हुए खजाने हैं, लोगों ने घड़े में अपने किसी बर्तन में गाड़ा, चोट बैंक सिस्टम तो था नहीं, चोर डकैतों के दर से ज़मीन में दबा देते थे। अचानक कोई हमला हुआ या महामारी आ गई या बाढ़ आ गई तो खजाना वहीं दबा रह गया। अभी कल गुजरात में हुआ ना, एक लिग्नाइट की खान है तो उसकी खुदाई हो रही है, तो वहाँ पर करीब एक ऐसे सांप की हड्डी मिली है जो 13-14 मीटर लंबा है। कहते हैं भाई पुरानी कथाओं में जो वासुकी नाग है ये उसी टाइप का नाग है, अभी कल बताऊँगा करंट अफेयर्स की क्लास में। खैर, तो लोगों के लिए सोना सोना था, चांदी चांदी था, वो अक्सर व्यापार में खास करके जो दैनिक लेन देन की चीज़ें थी उसमें निकालते नहीं थे। महंगे कपड़े खरीदने हो, घोड़े खरीदने हो, हाथी खरीदने हो, ऊँट खरीदने हो, है ना, घी सोना चांदी खरीदना हो, तो वो इन सिक्कों को निकालते थे। तो सुल्तान ने क्या किया यार, अगर बाज़ार में करेंसी का चलन ज़्यादा हो जाए, बाज़ार में करेंसी का या मुद्रा का या सिक्कों का चलन ज़्यादा हो जाए तो व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तो इससे दस्तकारी और खेती किसानी को बढ़ावा मिलेगा, खुशहाली आएगी। तो उसने क्या किया कि भाई जो सोने चांदी के सिक्के हैं, जो भी सोने चांदी के सिक्के हैं, अच्छा सोने चांदी के सिक्के जो होते थे ना उनकी कीमतें नहीं होती थी, उनकी कीमतें होती थी उनके वज़न के अनुसार। जितने वजन का सोने का या चांदी का सिक्का है उसकी खरीदने की क्षमता उतनी ही होती। ये नहीं कि ये 10 रुपये का सिक्का, ये 20 रुपये का, ये 30 रुपये का, ऐसा कुछ नहीं है, वजन के हिसाब से उसकी वैल्यू होती थी। तो उसने क्या, भाई सोने चांदी के जो सिक्के हैं, गोल्ड का सिक्का है और ये सिल्वर का सिक्का है, ये चलते रहेंगे, इनके चलने पर कोई रोक नहीं है। उसने नए सिक्के जारी किए, पीतल के और तवसुम काय के, तांबे के, पीतल के और तांबे के सिक्के जारी किए। गोल्ड या सोने के सिक्के की जगह पीतल का सिक्का और चांदी के सिक्के की जगह तांबे का सिक्का जारी किया। सोने चांदी के सिक्के उसने बंद नहीं किए, ऐसा नहीं कि उसने बंद कर दिए ना, ये भी चल रहे हैं। उसने कहा भाई जितने वजन का सोने का सिक्का है उतने ही वजन का मैं एक नया पीतल का सिक्का जारी कर रहा हूँ, जितने वजन का चांदी का सिक्का है उतने ही वजन का मैं एक नया तांबे का सिक्का जारी कर रहा हूँ। जितनी खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर सोने और चांदी के सिक्कों की है उतने ही उनके वजन के बराबर जो पीतल और तांबे के सिक्के हैं उनकी भी है। ठीक है साहब, बड़ी बढ़िया बात है। उसने अपनी टकसाल से पीतल और तांबे के सिक्के जारी किए। उसने कहा भाई आप लोग चाहें तो ये पीतल और तांबे के सिक्के ले लें और इसके बदले में मतलब अपने सोने और चांदी के सिक्के ले आएँ, अपने सोने और चांदी के सिक्के ले आएँ और तांबे और पीतल के सिक्कों से वो बदल लें। या ये कह सकते हैं कि उसने आदेश जारी किया कि जो तांबे और पीतल के सिक्के जो नए हम लॉन्च कर रहे हैं ना, इनकी भी खरीदने की क्षमता उतनी है, इन पर भी रिजर्व बैंक का ठप्पा लगा हुआ है। अब एक इतना सा कागज़ का नोट है, रिजर्व बैंक ने कह दिया ये 5000 का है तो 5000 का है ना, आरबीआई की वैल्यू। तो साहब उसने सोने और चांदी के सिक्कों की जगह नहीं, सोने और चांदी के सिक्कों के समान तांबे और पीतल के नए सिक्के जारी किए, जिनका महत्व या जिनकी वैल्यू है, जितनी खरीदने की क्षमता उन सोने चांदी के सिक्के के बराबर थी। सोच क्या थी कि भाई लोगों की नज़र में सोना सोना, चांदी चांदी है, सोने चांदी को दबा लेते हैं, तांबे पीतल को नहीं दबाएंगे। तांबे और पीतल को वो दैनिक लेन देन में काम करने लगेंगे, डेली जो हमारी खरीद बिक्री है उसमें वो इस्तेमाल करने लगेंगे। लेकिन लोग उससे 2 कदम आगे थे, लोग उससे 2 कदम आगे थे। यहाँ पर सुल्तान से जो भूल हुई वो ये हुई कि सिक्कों में मिलावट का, सिक्कों के नकल, जैसे आजकल चलते हैं नकली नोट आ जाते हैं, तो जो सिक्कों की जो नकल थी उस पर वो रोक नहीं लगा पाया, सिक्कों की नकल पे वो रोक नहीं लगा पाया। अब लोगों ने क्या किया, आसपास जो सुनार थे उनके घर गए। बर्नी कहता है कि हर हिंदू का घर टकसाल बन गया। मैं फिर से कह दूं, बर्नी के लिए हिंदू का मतलब हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं, वो भारतीय जनता को हिंदू कहता है। बर्नी ने कई बार हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया है, तो भारत में जितने भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस सभी के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो कहता है हर हिंदू का घर टकसाल बन गया और उनके घर में जो तांबे और पीतल के बर्तन थे या तांबे पीतल के जो भी साजो सामान थे, उन्होंने उन सबको सिक्कों के रूप में ढाल लिया साहब। अब जो ओरिजिनल सिक्के आए थे वो नहीं आपके पास, आपके घरों में जो तांबे और पीतल के बर्तन थे उन्हीं को आपने सिक्कों की शक्ल में ढाल लिया। और उनको ढाल करके अब आप जब बाजार में गए खरीदने के लिए, तो अब आपके पास जो अपने घरेलू सिक्के उनको दे रहे हैं, और बदले में घरेलू सिक्के नहीं ले रहे हैं, बदले में आप चाह रहे हैं सोने चांदी के सिक्के। यानी कि जब आप कुछ खरीदने जा रहे हैं ना, तो तांबे और पीतल के सिक्के, जब आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो तांबे और पीतल के सिक्के में ही लेन देन कर रहे हैं, उन्हीं को दे रहे हैं और उन्हीं को ले रहे हैं ना, ले नहीं रहे हैं उनको। भाई अब मैंने आपसे एक घोड़ा खरीदा, लगा कितने का भाई, 1000 टंक का घोड़ा है या 1000 जीतल का घोड़ा है, तो बजाय टंक यानी कि चांदी का सिक्का देने के मैं आपको दे रहा हूँ तांबे का सिक्का। ठीक है साहब,
सिक्का असली है तो ठीक है, लेकिन नकली सिक्के भी उसमें चले गए। लेकिन अब कोई चीज़ जो मैं बेचने जा रहा हूँ, तो जब मैं बेचने जा रहा हूँ तो मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ कि मैं सोने और चांदी का सिक्का लूँगा, तांबे पीतल का सिक्का मैं नहीं लूँगा। ये प्रवृत्ति, ये टेंडेंसी सभी की हो गई। अब कोई कुछ बेचने जा रहा है तो उसे चाहिए सोने और चांदी का सिक्का, और कुछ खरीदने जा रहा है तो अपने पास से दे रहा है वो तांबे और पीतल का सिक्का। इससे बड़ी गड़बड़ी पैदा हो गई और लोगों ने घरों में सिक्के ढाल लिए, नए नए। इससे बाजार में नकली सिक्कों का ढेर लग गया, नकली सिक्कों का बोलबाला हो गया। बजाय जो कारोबार बढ़ना था वो और पट हो गया, क्योंकि कोई तांबे और पीतल के सिक्के लेना नहीं चाहता और सोने चांदी के सिक्के देना नहीं चाहता। अब सुल्तान को पता चला, सुल्तान नाराज हो गया, उसने नया आदेश जारी किया। क्या कि भाई जितने भी तांबे और पीतल के सिक्के सुल्तान ने अपनी टकसालों से जारी किए थे, सुल्तान वो सब वापस ले रहा बाजार से, और उनके बदले में आप सोने चांदी के सिक्के ले लो। इससे सुल्तान के खजाने पर और ज़्यादा बोझ पड़ा। कह रहा है, जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि जब ये सिक्के इस तरह से बदले गए तो नकली सिक्कों के तुगलकाबाद के किले के सामने ऐसे ढेर लग गए जैसे पहाड़ों के ढेर। खैर जो भी है, कुल मिला के उसका ये जो प्रयोग था ये भी फेल रहा। हालांकि उसकी सोच समय से आगे की थी। इससे पहले चीन और ईरान में भी जो है कि इसे कहते हैं टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा। भाई आपके पास जो एक निकालना कोई है, कोई नोट है किसी अमीर, कोई है अमीर आदमी? हाँ, एक ही अमीर है हमारी क्लास में, है भाई, जल्दी निकालो। इतने गरीब 20 रुपये निकाले, और निकालो। ये 100 का नोट भी दिखाओ, और 500 का नोट भी है क्या? आप देखो ना, ये 20 रुपये का नोट है कागज़ का, 500 का नोट भी है क्या? कोई बात नहीं, ये 20 रुपये का नोट है और ये 100 रुपये का नोट है। आप साइज़ में देखोगे तो ये साइज़ में अगर आप देखोगे तो जो 100 रुपये और 20 रुपये का नोट है ना, इसमें 20 रुपये का जो नोट है पुराना, आकार में 100 रुपये के नोट से थोड़ा सा ही कम है, लेकिन इसकी खरीदने की क्षमता जो है इससे 5 गुना है नहीं? क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने, देश की सरकार ने इसकी वैल्यू दी है कि इसकी क्षमता इतनी है। ये प्रतीक है। 100 रुपये में आप क्या खरीद सकते हो? 100 रुपये में आप 2.5 किलो मिल्क खरीद सकते हो। कितना? 2.5 किलो दूध आप 100 रुपये में खरीद सकते हो। तो ये टोकन ही तो है, दूध के बदले में आपने ये दिया है, प्रतीक ही तो है, ये मुद्रा का प्रतीक ही तो है। तो उसका जो प्रयोग था ना, उसको टोकन करेंसी या प्रतीक मुद्रा का प्रयोग भी कहते हैं, लेकिन ये प्रयोग भी उसका सफल ना हो पाया। अगर सफल हो जाता, आप देना बेटा 100 रुपये देना, अगर आपने 2.5 किलो जो है कि वो ख़रीदना है दूध, तो आप 100 रुपये के बदले में सोने और चांदी के सिक्के ले जाते, इतने बड़े, है ना, तो दिक्कत हो जाती ना कैरी करने में। तो खैर जो भी है, उसका जो प्रयोग था वो अपने समय से आगे का था, लेकिन लोग जो थे जागरूक ना थे, या कह सकते हैं कि लोग लालची थे, इसलिए उसका ये प्रयोग भी सक्सेसफुल या कामयाब ना हो पाया। खैर अब आगे चलते हैं। अब उसका जो अगला प्रयोग है वह है खुरासान और कराचिल को जीतने का प्रयोग। मैंने आपको बताया कि सन 1329 में एक मंगोल नेता या मंगोल कमांडर तारमा शिरीन का भारत पर हमला होता है। किसका हमला होता है? तारमा शिरीन का भारत पर हमला होता है। ठीक है साहब, इसने भारत पर हमला किया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं एमबीटी ने इसे घूस देकर लौटाया, कुछ लोग कहते हैं नहीं, एमबीटी ने एक झड़प में इसे हरा दिया, लेकिन इनमें दोस्ती हो गई। किसमें? तारमा शिरीन और मोहम्मद बिन तुगलक में। अच्छा, उसी समय आप देखो, ये है आज का पाकिस्तान, ये है आज का अफगानिस्तान, और ये है आज का ईरान। ईरान के उत्तर पूरब में, पूरब ये हुआ ना, हाँ, उत्तर पूरब में ईरान का एक स्टेट था जिसका नाम था खुरासान। खुरासान का जो राजा था, मैंने यहाँ लिखा भी है, खुरासान का राजा था अबू सईद। अब अबू सईद से जनता परेशान थी, अबू सईद से वहाँ की जनता परेशान थी, इसके खिलाफ क्रांति या बगावत होने वाली थी। तारमा शिरीन ने मोहम्मद बिन तुगलक को ऑफ़र किया कि हम दोनों मिलते हैं और यहाँ पर हमला कर देते हैं। खुरासान में तारमा शिरीन ने कहा कि हम दोनों मिलते हैं और खुरासान पर कब्जा कर लेते हैं। अब एमबीटी के समझ में ये बात आ गई। एमबीटी के समझ में ये बात इसलिए आ गई कि एक तो भाई एम्पायर बढ़ेगा आगे, और दूसरा इन्हीं इलाकों से मंगोलों के हमले होते हैं। अगर मैं इन्हीं इलाकों को जीत लेता हूँ तो मैं मंगोलों का सफाया कर दूंगा और तारमा शिरीन इसमें मेरा साथ देगा। उसकी बात समझ में आ गई। ठीक है साहब, हमला करते हैं। बहुत दूर है यहाँ से, दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर खुरासान, रूस के बॉर्डर से लगता है। लगा चलो जीतेंगे, है ना, आओ देखा ना ताओ देखा, जीतेंगे। इसने क्या किया साहब, खुरासान को जीतने के लिए 3,70,000 की सेना इकट्ठी कर ली, नई भर्ती की, नए रंगरूप भर्ती कर ली। कितने? 3,70,000, और उन्हें यहाँ पर सीमा पर बैठा दिया और कहा कि भाई अब यहाँ पर बैठो, तुम कैंप लगाओ और वेट करो, जब हम हुक्म देंगे तब तुम आगे बढ़ोगे। ठीक है। इस सेना का कमांडर था खुसरो मलिक। कौन सा मलिक?
खुसरो मलिक। खुसरो मलिक इस सेना का कमांडर था। 3,70,000 लोगों को भर्ती कर लिया गया और उन्हें 1 साल का एडवांस सैलरी भी दिया गया। 1 साल की एडवांस सैलरी दे दी गई। बहुत बड़ा पैसा इस पर लुटाया गया, लेकिन हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। हमला करने में देर कर दी गई, यानी कि आगे बढ़ने में देर कर दी गई। तब तक क्या हुआ कि जो अबू सईद था इसका तख्ता पलट हो गया। यहाँ पर खुरासान के लोगों ने इसका तख्ता पलट कर दिया और यहाँ पर एक मजबूत जो कमांडर था वो बैठ गया। और ये जो तारमाशरीन था ये मर गया। इसी बीच तारमाशरीन मर गया। तो उसके बाद हमले का जो ख्वाब था वो छोड़ दिया गया। अब क्या करेंगे सेना जो बैठी है? चलिए साहब, इस सेना का क्या करें? ये जो सेना बैठी है, इस सेना से कहा गया कि भाई अब तुम कराचील को जीतो। किसको जीतो? कराचील। अच्छा, कराचील को लेकर के विवाद है। कोई कहता है कि ये चीन का इलाका था, पश्चिमी या पूर्वी चीन जो भी है। कोई कहता है कि ये चीन का इलाका था। कोई कहता नहीं, कराचील का मतलब कराजल यानी कुरमांचल यानी कुमाऊं। कोई कहता है ये, जब मैं आपको लिखाऊंगा नोट्स तो बताऊंगा अमीर खुसरो ने क्या कहा है, तो इब्न बतूता ने क्या कहा, तो बरनी ने क्या कहा, जो भी। कुल मिला के लबुलवाब ये है कि ये कराचील का जो मतलब है ये है हिमाचल, कुमाऊं और गढ़वाल की पहाड़ियाँ। ये जो पहाड़ियाँ ना, हिमाचल, कुमाऊं और गढ़वाल की जो पहाड़ियाँ हैं, इसको कहा गया कराचील। जियाउद्दीन बरनी ये कहता है कि कराचील जो था वो खुरासान को जीतने का प्रथम पड़ाव था, यानी कि पहले कराचील को जीतना था, उसके बाद खुरासान को जीतना था आगे बढ़ के। तो खुरासान पे तो हमला हुआ नहीं। खैर जो भी है, फ़ोन आने से पहले मैं कहाँ था, जहाँ भी था, मैं फिर से इसको समराइज़ कर लेता हूँ। तो खैर कराचील को जीतने की योजना बनाई गई। अब ये जो आर्मी थी इससे कहा भी कराचील पे हमला कर दो, या कराचील को जीतने की योजना बनाई गई। अब साहब ये जो कुमाऊं गढ़वाल की पहाड़ियाँ हैं, अब जो खुसरो मलिक है इससे कहा गया कि भाई अब तुम जो अपना रुख है उधर को कर दो, लेकिन इंतज़ार करना, हमले से पहले आदेश का इंतज़ार करना। लेकिन खुसरो मलिक से जो है कि इंतज़ार हुआ नहीं। इसने आओ देखा ना ताओ, ये कुमाऊं गढ़वाल और तिब्बत की पहाड़ियों की तरफ को अंदर चला गया। और जो हमारे पहाड़ की जो सेना थी उसने क्या किया, इनको एक बार खूब ऊपर तक आने दिया, खूब ऊपर तक आने दिया। आपको पता पहाड़ पे आने जाने का रास्ता एक ही होता है। अब जो पहाड़ी सेना थी वो ऊपर चोटियों बैठ करके इन पे पत्थर गिराने लगी, चारों तरफ से घेर लिया और इन पे पत्थर बरसाने लगी। कुछ पत्थरों से दब के मर गए, कुछ उनके गोला बारूद तो खैर नहीं, तीर कमान तलवार से मर गए, कुछ नदियों नालों में डूब के मर गए, कुछ भूखे प्यासे मर गए। कहने का मतलब ये है कि वापस जो आए 10,000 लोगों ने हमला किया था, 20,000 30,000 जितने लोग किया था, वापस जो आए कुल 10 लोग आए, कुल 10 लोग जिंदा बच के आए। और वो भी केवल किस लिए आए? तबाही की कहानी सुनाने के लिए। इस तरह से उसका जो खुरासान और कराचील को जीतने का जो मिशन था वो भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। ठीक है। अब ऐसे में न केवल खजाना, न केवल जनता, बल्कि जो सिपाही था वो भी उससे परेशान हो गया। सुल्तान की इससे बहुत ज़्यादा बदनामी हुई। टकसाल के प्रयोग के बारे में इसको धनवारों का राजकुमार कहा गया। इसके अलावा इसको पागल बादशाह भी कहा गया, इसको रक्त पिपासु भी कहा गया। इसके और भी बहुत सारे कारनामे हैं, बहुत सारे काम हैं जो कि एक सेशन में पूरे हो नहीं सकते। अगले सेशन में मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।